26 जुलाई 1974 के दिन एक 12 साल की लड़की अपने डॉग के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ मैसेच्यूसेट्स के किनारे बने समुद्र के पास मिट्टी के टीलों पर घूम रही थी। पूरा परिवार यहां अपना मजे से शाम बिता रहा था और तभी उनके डॉग को एक अजीब सी स्माइल महसूस हुई। वो डॉग उसे महल का पीछा करते करते इस परिवार से दूर भागने लगा और भागते भागते एक मिट्टी के टाइल के पास जाकर रुक गया और वहां जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। अभी इस तरह से अपने डॉग को भौंकता हुआ देखकर यह परिवार परेशान हो गया। उसे वो बार बार बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्योंकि दूर जा चुका था और बार बार भौंके जा रहा था, तो सोचा इस परिवार ने कि क्यों ना वो उसे डॉग के पास जाकर देखे कि आखिर यह मैटर क्या है और ये उनका डॉग इतनी तेजी से क्यों भौंक रहा है। तीनों लोग धीरे धीरे चलते हुए यहाँ अपने डॉग के पास पहुंचे और जो वहां उन्होंने देखा, यकीन मानिए उसे देखकर उनका दिल दहल गया। जी हाँ, यहाँ पर मौजूद थी एक लड़की की लाश। क्या रहस्य था इस लाश का और कैसे इस लाश के रहस्य को सुलझाने में पूरे 50 सालों का समय लग गया, सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं डीएसके क्राइम रिपोर्ट। एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शूट आउट दे दूं। फिर जैसे ही यहाँ पर वो तीनों लोग पहुंचे, उन्होंने लाश को देखा, उन्होंने लाश को टच नहीं किया और उससे निकलने वाली बदबू की वजह से वो उसके पास भी जा नहीं सकते थे। पता नहीं उनका डॉग वहां कैसे बार बार उसको स्मेल करके भौंके जा रहा था। तुरंत यहाँ पर वो बच्ची का पिता पास ही मौजूद एक पार्क रेंजर के पास गया और उसे जाकर बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ एक मिट्टी के टाइल के पास लाश पड़ी हुई है और आप प्लीज आकर देखिए। रेंजर अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेकर उस मिट्टी के टाइल के पास पहुंचा और उससे वो लाश दिखी। लाश देखकर वो रेंजर भी बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि ये लाश बहुत ज्यादा बदतर हालत में यहाँ पड़ी हुई थी। इस लाश का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि इसके शरीर को आधे से ज्यादा तो कीड़े मकोड़े खा चुके थे। इस लाश के शरीर पर मांस कम और उसके अंदर चलने वाली कीड़े मकोड़े ज्यादा दिख रहे थे। तुरंत यहां पर जो रेंजर्स पहुंचे थे, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये लाश वहां पर कोई नहीं बल्कि काफी टाइम से यहां पड़ी हुई है। इस मिट्टी के टाइल के पास से ही एक मेन रोड भी गुजर रहा था और इस रोड को देखकर वहां खड़े सभी ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर इस महिला की या फिर इस लड़की की मौत कहीं और हुई होगी, फिर इसको कहीं और मारा गया होगा और इसे जस्ट यहां पर लाकर इस मिट्टी के टाइल पर डंप कर दिया गया। देखने से लग रहा था कि इस लड़की की उम्र कहीं ना कहीं 25 से लेकर 40 के बीच होनी चाहिए। इस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जी हाँ, जिस हालत में इस लड़की की लाश पड़ी हुई थी उसमें इसका चेहरा नीचे की तरफ था, मतलब कि इसका चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ था। उसके नीचे एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे लड़की उल्टी लेटकर धूप सेक रही हो बीच के किनारे। इसके अलावा उसके बराबर में ही एक नीले रंग की रैंगलर जीन्स पड़ी हुई थी और साथ यहां पर एक नीले रंग का ही स्कार्फ भी उसके सर के पास ही पड़ा हुआ मिला। जब इस लाश को उठाते हुए रेंजर ने अपना काम किया तो उनको पता चला कि इस लड़की के चेहरे को, यानी कि जो सर था, उसको 2 हिस्सों में काट दिया गया था। मतलब कि यहां उसको गर्दन से अलग नहीं किया गया था बल्कि ऊपर खोपड़ी से लेकर उसको बीच से 2 हिस्सों से काट दिया। इस लड़की की मौत कितनी ज्यादा भयंकर थी। खैर, इस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तुरंत यहाँ पर डॉक्टर्स ने इसके ऊपर अपना काम स्टार्ट किया और यहाँ पोस्टमार्टम में बताया कि इस लड़की के सर के ऊपर भारी भरकम चीज से हमला किया गया था और उसी की वजह से इसकी खोपड़ी 2 हिस्सों में टूट चुकी थी, दिमाग अंदर से 2 हिस्सों में कट चुका था और इसके अलावा खोपड़ी के अंदर मौजूद सारा सामान 2-2 हिस्सों में बंट चुका था। जब इसकी बाकी की बॉडी को चेक किया गया तो ये पता चला कि इस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए कोई भी पलटवार नहीं किया, मतलब कि इसने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं किया, जिससे हाँ 2 मतलब साफ हो जाते थे। या तो इस लड़की का हत्यारा जो भी था ये उसे जानती थी या फिर ये लड़की उस टाइम पर सो रही होगी जिस टाइम पर इसके ऊपर ये वार किया गया। और इससे भी हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि इस लड़की के शरीर से इसके दोनों हाथों को काट दिया गया था। ऑब्वियसली यहाँ पर हो सकता है उसके हाथों पर इसकी पहचान बताने वाला को टैटू वगैरह बना हुआ हो, इसका नाम वगैरह लिखा हुआ हो, इसलिए यहाँ पर उसके किलर ने इसके दोनों हाथों को काट डाला। पुलिस ने आसपास बड़े पैमाने पर छानबीन करी लेकिन उनको इसका एक भी हाथ कहीं से भरा नहीं हुआ। इसके अलावा जब डॉक्टर्स ने इस लड़की के जबड़े की जांच करी तो यहाँ पता चला कि इस लड़की के कुछ दांतों को भी जानबूझकर यहाँ से बाहर निकाला गया था और इसका मतलब साफ यही था कि वो किलर इस लड़की के चेहरे की शक्ल को ही बिगाड़ना चाहता था ताकि जब पुलिस को ये लाश मिले और डॉक्टर जब इसके चेहरे की दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करे, इसको दोबारा बनाने की कोशिश करे, तो उनको सही से इसकी पहचान ही ना मिल पाए। इसलिए यहाँ पर उस किलर ने अपना दिमाग लगाया और बहुत सही दिमाग लगाकर उसने परफेक्टली तरीके से इसके लड़की के बहुत सारे दांतों को भी बाहर निकाल लिया था, जिससे इस लड़की के जबड़े की शेप चेंज हो चुकी थी। बेशक सन 1974 के आसपास डीएनए जैसी कुछ चीज होती थी, लेकिन उस टाइम पर दुनिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उस टाइम पर फॉरेंसिक साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाई थी कि वो इस तरह से किसी की पहचान कर सके। इसलिए यहाँ पर पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा टास्क था कि वो इस लड़की की पहचान कैसे करे।
अब क्योंकि यहाँ पुलिस इस लड़की की पहचान नहीं मिल रही थी, पुलिस ने अपने पैमाने पर बहुत छानबीन करी, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने यहाँ लड़की के चेहरे को वापस जोड़कर उसके ऊपर क्ले से चेहरा बनाने की कोशिश की गई और अलग अलग आकार में जिस तरीके से इस लड़की का चेहरा बनाया जा सकता था उन तरह की फोटोज को तैयार किया गया और पब्लिक के सामने रखा गया और रिक्वेस्ट की गई कि इस तरह की लड़की को अगर कोई जानता हो या फिर मिलती जुलती शक्ल की लड़की गायब हुई हो तो प्लीज आप हमसे कांटेक्ट करें। लेकिन इतनी मेहनत भी रंग नहीं लाई। जिन लोगों को इस खबर के बारे में पता चला उन्हें लगने लगा था कि ये लड़की इस दुनिया में अकेली ही थी, इसे कोई नहीं जानता था, इसको किसी ने देखा नहीं था। तकरीबन 50 सालों का समय बीत गया और अब तक भी ऐसा ही लग रहा था कि इस लड़की की पहचान कभी नहीं हो पाएगी और हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि इस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो ये बात भी पक्का थी कि कोई तो था इस लड़की को जो जानता था, जिसने इसकी जान ली हो और वो फिर अपनी जिंदगी जी रहा हो। बट सभी इस लड़की को भूल चुके थे। समय बीतता गया और बीतते बीतते महीना आ चुका था अगस्त का और साल था 2015, जब एक आदमी दुनिया के सामने आया और उसने कहा कि मैं शायद इस लड़की को जानता हूं। जी हाँ, इस आदमी का नाम था जो हिल। असल में जॉन ने सामने आकर बताया कि वो जॉज नाम की एक मूवी देख रहा था और ये मूवी यकीन मानिए सच में बहुत बढ़िया है, हॉलीवुड मूवी है। मैं भी आपको कहूँगा जाकर इसे जरूर देखिएगा। और उसने ये बताया कि जब वो इस मूवी को देख रहा था और जब मूवी की टाइमिंग तकरीबन 54 मिनट और 2 सेकंड की हो चुकी थी, तब यहाँ पर एक ऐसा सीन आया जिसके अंदर पब्लिक दिखाई जा रही थी और इसी पब्लिक के बीच में एक ऐसी लड़की उसे दिखी जो शायद यहाँ उस लेडी ऑफ द ड्यून्स के जो कैरेक्टर पुलिस द्वारा बनाए गए थे बिल्कुल उसके जैसी लग रही थी। जरा आप वो सीन देखिए, आपको भी देखने से लग सकता है कि जो साइड में पुलिस द्वारा एक फोटो रिलीज की गई थी कि लेडी ऑफ द ड्यून्स कुछ ऐसी दिखती है और इसकी दूसरी साइड में मौजूद आप उस पिक्चर का सीन देख सकते हैं जिसमें 54 मिनट 2 सेकंड पर दिखाया गया ये सीन। इसके अंदर जो पब्लिक की भीड़ आपको दिख रही है उसके अंदर ही एक लड़की सफेद रंग का टॉप पहने हुए इधर उधर देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना भी काफी नहीं था इस लड़की के पहचान करने के लिए। बट यहाँ पर जो हिल का ध्यान गया इस लड़की के द्वारा पहने गए एक नीले स्कार्फ के ऊपर, जो कि बिल्कुल ऐसा ही स्कार्फ यहाँ लेडी ऑफ द ड्यून्स की लाश के पास से मिला था। इसके अलावा मूवी में दिखाई गई इस लड़की ने भी यहाँ नीले रंग की रैंगलर जीन्स ही पहनी हुई थी और अगर हम बालों को देखें तो दोनों यही बाल यहाँ पर जो पुलिस ने दिखाए थे और इस मूवी में दिखाई गई लड़की के बाल लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं। जब दुनिया को यह बात पता चली तो सभी ने इस मूवी के सीन के ऊपर सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए कि मूवी के सीन कहाँ शूट हुआ था। तो ये सामने आया कि ये मूवी का सीन 25 मई 1974 के दिन मैनसन नाम के एक गांव में, जो कि अमेरिका का एक गांव है, वहां शूट किया गया था और ये दूरी लगभग 100 मील की थी जहां इस लड़की की लाश मिली थी और लगभग वही टाइम था जब इस लड़की की मौत भी हुई थी। जब इस फिल्म के डायरेक्टर से बात की गई, जो कि उस टाइम पर ऑब्वियसली काफी एज्ड हो चुके थे, लेकिन उनके बाकी के जो किरदार थे उनसे बात की गई और पूछा गया कि आखिर ये लड़की तुम्हारे सीन में कैसे आई। तो उन्होंने बताया कि ये जस्ट एक रैंडम सीन था, पब्लिक के बीच में फिल्माया गया था और हमें नहीं पता कि सीन के अंदर आखिर कौन कौन था और हमने ना ही उनमें से किसी की परमिशन ली थी सीन को फिल्माते हुए। हमने जस्ट कैमरा पब्लिक में रखा और ये सीन फिल्म दिया गया। बट फिर भी यहाँ उन्हें हिदायत दी गई कि आप इस सीन के अंदर मौजूद सभी लोगों की पहचान करें और हमें एक लिस्ट बना कर दें कि इस सीन के अंदर कौन कौन था। यहाँ जो हिल सामने आया और उन्होंने बताया कि ये सच में एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस होगा। अगर ये लड़की वही निकले तो मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे यहाँ पर इस मूवी को लाखों करोड़ों लोगों द्वारा देखा गया और किसी ने यहाँ इस लड़की के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ उसी टाइम पर यह मूवी रिलीज हुई थी जिस टाइम पर इस लड़की की लाश मिली थी। यहाँ उसके कुछ टाइम बाद ही यहाँ मूवी रिलीज की गई थी और फिर भी यहाँ लोगों के माइंड में पुलिस ने एक इमेज बना दी थी कि इस तरह से एक लड़की की लाश मिली है और उसका चेहरा कुछ ऐसा हो सकता है। फिर भी यहाँ लाखों करोड़ों में से किसी का ध्यान क्यों नहीं गया उसी टाइम पर कि ये लड़की उससे मिलती है। ये बात जब से जॉ हिल को पता चली, जॉ हिल के दिमाग में 24 घंटे लेडी ऑफ द ड्यून्स ही घूमने लगी। मैंने आपको पिछली मेरी कई वीडियोस में बताया कि आज के टाइम पर फॉरेंसिक साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और आज के टाइम पर अगर कोई विक्टिम यहाँ मिलता है, किसी की बॉडी वगैरह यहाँ मिलती है, तो उसके डीएनए को हम अपने डेटाबेस में डालकर उसके परिवार वालों की पहचान कर सकते हैं कि जिससे वो डीएनए मैच होगा, ऑब्वियसली उसके वो परिवार वाला होगा। दोस्तों, यहाँ जाकर उससे हम उसके परिवार वालों से पूछ सकते हैं कि ये कौन था और इसकी मौत क्यों हुई है। और फाइनली यहाँ बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल किया गया लेडी ऑफ द ड्यून्स की पहचान करने के लिए कि आखिर वो लड़की थी कौन। दिन आया 31 अक्टूबर 2022 का। अब तक यहाँ तकरीबन 50 साल बीत चुके थे। 50 तो नहीं कह सकते, लेकिन 48 साल तो बीत ही चुके थे जब उस लड़की की लाश 48 साल पहले वहां उस रेत के टीले के ऊपर मिली थी। और फाइनली 31 अक्टूबर 2022 के दिन इस लड़की की असल पहचान की गई और इसका असली नाम दुनिया के सामने आया। जी हाँ, इस लड़की का नाम था रूथ मारी टेरी, 37 साल की एक माँ जो कि टेनेसी अमेरिका में रहा करती थी।
लेकिन बदकिस्मती से हमें रूथ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, और ख़ासकर उसके अंतिम टाइम पर तो उसके साथ क्या हुआ था ये हम आज भी जानने की कोशिश ही कर रहे हैं। लेकिन जो पता चल पाया वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ रूथ का मैरिज सर्टिफिकेट पुलिस को अपने रिकॉर्ड्स में मिला, और उसके अंदर दिखाया गया था कि रूथ एक आदमी नाम रॉकवेल मार्डन था, उसके साथ इसकी शादी की गई थी, और इस शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही यहाँ रूथ का मर्डर हो चुका था। अब पता नहीं यहाँ क्या कारण थे, बट यहाँ रूथ ने अपना गलत नाम अपने मैरिज सर्टिफिकेट में लिखवाया था, और इतना ही नहीं, उसके पति ने भी यहाँ अपना गलत नाम उस मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर लिखवा रखा था। जी हाँ, उसके पति ने यहाँ अपना नाम रॉकवेल की बजाय राहुल रेवी, और जब इस राहुल और रॉकवेल के इतिहास को कंगाला गया तो समझ आ गया कि इसने अपना नाम गलत क्यों लिखवाया था। जी हाँ, जब इसके कच्चे चिट्ठे पुलिस अपने साथ लेकर बैठी तो पुलिस को पता चला कि इस रॉकवेल ने अपनी दूसरी पत्नी मंजानिता और अपनी सौतेली बेटी का मर्डर कर दिया था, और ये वो टाइम था सन 1960 के आसपास का जब इसने ये कांड बैठाए थे। लेकिन बदकिस्मती से इस आदमी के खिलाफ इसके घर से कोई सबूत नहीं मिले। पता नहीं इसने इतना परफेक्ट क्राइम कैसे किया, या फिर उस टाइम पर पुलिस थोड़ी सी माल के नशे में थी। चाहे कुछ भी हुआ हो, यहाँ रॉकवेल के खिलाफ उस टाइम पर सबूत न मिलने की वजह से कोई सजा को उस नहीं दे पाई। फिर भी यहाँ ये रॉकवेल पुलिस के उस टाइम पर